अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो पेपर है 2018 में जो हेल्ड हुआ है उसका एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है एसएचओ स्टैंड फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर इज ए करेक्ट आंसर। अब इससे रेलिवेंट कौन से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं? डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, आरपीओ रीजनल पुलिस ऑफिसर, सीपीओ चीफ पॉलिसी ऑफिसर, सीसीपीओ कैपिटल सिटी पॉलिसी ऑफिसर, आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एआईजी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसडीपीओ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, एसआई सब इंस्पेक्टर, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एचसी हेड कांस्टेबल एंड जो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये एब्रिवेशन भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम इनको सिस्टमेटिकली डेजिग्नेशन को देख लें कि सबसे लोअर डेजिग्नेशन कौन सा है और अब कौन सा है, तो सबसे जो जूनियर होता है वो कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल है, उससे ऊपर शोल्डर पर एक फूल होता है, एएसआई है। फिर उसके ऊपर दो फूल सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर होता है। डीएसपी एंड एएसपी आर सेम। डीएसपी इज ए रैंकर, प्रमोट ही होते हैं। और एएसपी जो सीएसएस कर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं, इनके ऊपर एडिशनल एसपी होते हैं। फिर एसपी, उनसे सीनियर सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, फिर डीआईजी एडिशनल आईजीपी। एंड जो सबसे बड़ी सीट होती है पुलिस डिपार्टमेंट की, वो किसी भी प्रोविंस की आईजी होता है। आईजी से मुराद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। तो ये फर्स्ट एमसीक्यू से रेलिवेंट ये पॉसिबल एमसीक्यूज हमारे बन सकते हैं। करंट ईयर करंट ईयर इज विच ईयर ऑफ हिजरी कैलेंडर? तो क्योंकि तो 2018 में ये पेपर हेल्ड हुआ था, तो उस वक्त 1440 हिजरी थी। ठीक हो गया। और हिजरी कब स्टार्ट हुई थी? जब हजूर पाक ने मक्का से मदीना हिजरत की थी, तो उस वक्त 622 ईस्वी थी। ठीक हो गया, 622 ईस्वी थी। तो 622 ईस्वी और जो 1 हिजरी है वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। और क्योंकि जो ये है जो जो मून कैलेंडर है, जिसे हम इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं, इसका जो ईयर्स है वो कम है इसको सोलर ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, तो इस वजह से अब ये थोड़ा उसमें गैप आ गया। एज द करेंट ईयर अब 2026 है, तो अब 1448 ये चल रही है आफ्टर हिजरा। ए एच का मतलब है आफ्टर हिजरी, हिजरी के हिजरत के बाद। तो ईयर ऑफ काउंट बिगेन्स 1 हिजरी इज इक्वल टू 622। कॉमन ईरा इसे कहते हैं। अभी ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। नॉट एन ऑफिशियल डेटिंग सिस्टम ए डी और A1C। यानी कि अब कोई सिस्टमेटिक नहीं है कि अगर उस वक्त 1 हिजरी थी और 622 ईस्वी थी, तो कोई हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेथड हो हम बता सकें कि ये इस मेथड के तहत अब इतने साल गुजर चुके हैं। क्योंकि दोनों जो कैलेंडर्स हैं उनके ईयर्स इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फर्स्ट रेवोल्यूशन प्रॉफिटहुड इज कार्ड ए नबवी, यानी कि 610 जो थी सीई या एडीवी इसको कहते हैं। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत उस वक्त उनके ऊपर जो वही है वो नाजिल हुई थी, और वो उसको नबूवत का पहला साल कहते हैं। तो मक्का में जो 13 साल गुजारे हैं, ठीक हो गया, वो नबूवत के साल हैं। यानी कि 610 से लेकर 622 हिजरी तक जब आपने हिजरत की है मक्का के, तो ये 13 सालों को हम नबवी ईयर्स भी कहते हैं, यानी नबूवत के बाद वाले ईयर। तो जो ये 622 है, ये जो फर्स्ट हिजरी भी है, और ये ईयर्स के 13 नबूवत भी हैं। इसको फर्स्ट हिजरी को 13 नबवी भी कहते हैं, और 622 ईस्वी भी हम इसको कहते हैं।
अच्छा, अब हम कैलेंडर्स के लिए जो ईयर्स यूज करते हैं, वो ये दो ईयर्स, दो वर्ड आपने देखे होंगे। एडी होता है और बीसी होता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब ये है कि इन द ईयर ऑफ ओवरलॉर्ड, यानी कि जिस साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो विलादत है, उसको एडी कहते हैं। ठीक हो गया। तो उसको हम 1 एडी कहते हैं, और ये लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी। एडी जो यहाँ पर लिखा होगा, तो ये जो ईयर जब चल रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि जो अब ये 2026 है, जो ये 2026 है, ये एडी है। एडी का मतलब एनो डोमिनी, यानी कि आफ्टर ए बर्थ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बर्थ है उसको 2026 साल हो गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो बीसी लिखा होता है, ये बिफोर क्रिश्चियनिटी, यानी कि उनके आने से पहले, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि उनके आने से पहले, ये लिखा हुआ है, ये मैंने ग्रीन किया हुआ है। जो बिफोर क्रिस्ट है ये ग्रीन, यहाँ भी ऊपर भी ग्रीन किया हुआ है ये। और एडी क्या है, वो जब आ गए दुनिया में, तो यूज फॉर ईयर ट्रेडिशनल ब्रिस्ट ऑफ जेसूस क्रिस्ट, एग्जाम्पल 2026 एडी। ठीक हो गया। बीसी यूज फॉर ईयर बिफोर द ट्रेडिशनल बर्थ ऑफ जेसूस क्रिस्ट, एग्जाम्पल 200 323 बीसी, यानी कि डेथ ऑफ द अलेक्जेंडर ग्रेट, ये 2023 जो है, जो सिकंदर आजम है, उसकी डेथ हुई है। तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 323 साल पहले, बिफोर क्रिस्ट के, इसकी डेथ हो गई थी। तो हम दो वर्ड यूज करते हैं, एडी का वर्ड यूज करते हैं, और क्या करते हैं, बीसी। ठीक हो गया। तो ये जो बीसी है, ये किस लिए है, बिफोर क्रिस्ट, उनकी पैदाइश से पहले। और ये जो एडी है, ये एनोडोमिनी, यानी कि उनकी बर्थ और उसकी बर्थ के बाद वाला जो एरिया है, उसे वो कहते हैं। अब हमने क्या किया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक हो गया, तो हमने इसको, एडी को नाम दे दिया सीई का। इसको नाम क्या दे दिया, सीई। सीई का मतलब है कॉमन ईरा, यानी कि ये 2000 जो मैंने अभी 26 लिखा है आपके सामने, ये मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका, इसको मैं ब्लू कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं सीई लिख देता हूँ। 2026 सीई या एडी लिख दें, एक ही बात है। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है 2026 सीई, और या 2026 एडी, तो एडी का ही नाम क्या है, सीई है, कॉमन ईरा। ठीक हो गया। और ये जो बीसी था, बिफोर क्रिस्ट, इसको लिखते हैं बीसीई। BCE, यानी कि सीई तो वही है, कॉमन ईरा। बी से फोर, बिफोर, बिफोर कॉमन ईरा। यानी कि जो ये 323 हमने डेथ लिखी थी सिकंदर आजम अलेक्जेंडर ग्रेट की, तो इसको 323 BCE भी लिख सकते हैं, और 323 BC भी लिख दें, दोनों क्या है, सेम है। तो पता क्या चला कि जो एडी है, एनोडोमिनी, और सीई, ये दोनों वर्ड सेम है, यानी कि कॉमन ईरा और एडी सेम है। और जो ये वर्ड है हमारे पास, अ, ये बिफोर बीसी, बिफोर क्रिस्ट, या बिफोर कॉमन ईरा, BCE, ये वर्ड सेम है। अच्छा, जब हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश हुई, उस वक्त तक ना जीरो दरियाफ्त नहीं हुआ था। ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उसको कि किस चीज का नाम दिया जी, उन्होंने उसको नाम दिया था 1 AD का, 1 AD। तो जब जीरो था ही नहीं, तो 1 AD, सॉरी ये बी लिख दिया, एडी, और 1 BC इक्वल है 1 AD, और जो 1 BC है, वो क्या है, इक्वल है। ठीक हो गया। या 1 कॉमन ईरा, CE, या 1 बिफोर कॉमन ईरा, ये सेम है। ठीक हो गया। तो ये अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर किए हैं इधर, और ये मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है। और और क्या बताना था मैंने आपको, हाँ जी, ये देर इज ए नो ईयर जीरो इन द BC AD और BC, यानी कि जीरो नहीं है इस सिस्टम के अंदर, और क्योंकि उस वक्त तक ये जीरो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, व्हाट इज द व्हाट इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, व्हाट इज द नेम ऑफ
द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रांसफर हाई लेवल सोर्स कोड रिटन इन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू लो लेवल ऑब्जेक्ट कोड इन ए मशीन लैंग्वेज। तो इसको कंपाइलर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंपाइलर। तो ये हमने, ये अब कंप्यूटर पढ़ा तो ये डेफिनेशन हमने की थी। तो कंपाइलर क्या होता है? ये इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, ये ट्रांसलेशन करता है। किस तरह की? ए प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट एन इंटायर हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड बिफोर इट रन। नो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कैटेगरी फॉर ए ट्रांसलेटिंग। ठीक हो गया? उसके बाद इसमें जो इसकी एग्जांपल है, सी प्लस प्लस कंपाइलर कन्वर्ट योर सी कोड कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल डॉट एक्सी फाइल। ठीक हो गया? उसके बाद आता है कमांडर। कमांडर क्या है? मिलिट्री कमांडर लीड द ट्रॉप्स। जिस तरह के एक मिलिट्री कमांडर जो फौजी है उसको लीड करता है। उसके बाद क्या आ जाता है? पाइथन क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई है। और ये क्या करती है? प्रिंट इज ए सिंपल पाइथन प्रोग्राम। उसके बाद आ जाता है सिमुलेटर। ठीक है, प्रोग्राम डेट इमिटेट्स द बिहेवियर ऑफ ए रियल सिस्टम डिवाइस और एनवायरनमेंट फॉर ए लर्निंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक हो गया? तो इसे हम क्या कहते हैं? सिमुलेटर कहते हैं। अब कंपाइलर के साथ जो इससे रेलिवेंट चीजें हैं, कमांडर है, पाइथन है और सिमुलेटर है, इसको भी आपने याद कर लेना। नेक्स्ट है फॉर एमसीक्यू। द कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनप वन वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ कनाडा। ठीक है, कनाडा ने, ये जो कैनप वन था 1972 में कनाडा के ताबून से ये बिल्ट हुआ था। और जो ये टू और थ्री है, ये चाइना के ताबून से बिल्ट हुआ है। तो इसका नाम क्या है? जो कैनप है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये। इसका करेक्ट आंसर मैंने बी बता दिया। लोकेशन इसकी क्या है? पैराडाइज पॉइंट, कराची, सिंध के अंदर है। रिएक्टर टाइप क्या है इसकी? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये। बिल्ट विद द एसोसिएट ऑफ कनाडा, कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्टेड इन 1972। और जो इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी थी वो 137 मेगावाट थी। फ्राइटेंट। फ्राइटेंट का मतलब होता है अफेयर, अफ्रेड्स, यानी कि खौफ ज्यादा होना। तो इसलिए, और वरीड, एनॉक्शियस, इसका मतलब फिक्रमंद होना। कंफ्यूज, पजल्ड, उलझा हुआ। टेरिफाइड, एक्सट्रीमली अफ्रेड, शदीद खौफजदा। स्कैर्ड, स्केर्ड और एफ्रेड, डरा हुआ। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये सिनोनिम्स हैं, यानी कि एफ्रेड से ही हमने बहुत सारे वर्ड, फ्राइटेंड से भी हमने बहुत सारे वर्ड्स को निकाल लिया है। सल्फर इज ए मेनली फाउंड इन कोहे सुल्तान। ये चागी के मकाम पर है, यहाँ पर ये पाया जाता है। तो कोहे सुल्तान इज ए एक्सटिंक्ट वॉल्किन माउंटेन रेंज, यानी कि जो आतिशफशा जिसे हम कहते हैं, इन ए चागी डिस्ट्रिक्ट इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान। और इसकी एक्सटिंक्ट वॉल्कन माउंटेन रेंज है ये। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो 2300 से 2400 मीटर अबव द सी लेवल है। और ये फेमस नेचुरल सल्फर के लिए ये फेमस है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? जो कोहे सुल्तान है, ये चागी में है और ये बलोचिस्तान के अंदर पाया जाता है। इफ द वेज रेट ऑफ सिक्स मैन फॉर 15 days आर 2100, देन द फाइंड वेजेस 9 मैन फॉर 12 days। अब हमने क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्वेश्चन है, ठीक है, रेशियो क्वेश्चन है। ज्यादा लोग हैं, ज्यादा दिन काम किया, वेजेस भी ज्यादा मिलेंगी, जाहिर सी बात है। अब कम लोग हो गए, कम दिन काम किया, तो वेजेस भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ठीक हो गया? सॉरी, लोग कम हो गए। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन मेथड से इसको हल करते हैं। तो ये फार्मूला है, न्यू वेजेस इक्वल टू ओल्ड वेजेस, न्यू मैन डिवाइडेड बाय ओल्ड मैन, न्यू डेज डिवाइडेड बाय ओल्ड डेज। तो ये जो प्रीवियस हमारी ये थी 2100 रुपये। ठीक हो गया? ये 2100 यहाँ पर पुट किया ओल्ड वेजेस। और जो जो न्यू वेजेस हैं वो 9 है। जो न्यू मैन है वो 9 है और 12 days है। और जो प्रीवियस थे वो 6 और 15। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आएगा, जो कि बी आंसर इज बी आंसर इज करेक्ट। मजलिस शूरा मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल असेंबली है आपकी, जिसे आप पार्लियामेंट कहते हैं, वो मजलिस शूरा है। उसके अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट होता है। अब हमारा जो सिस्टम है वो बाई कैमरल है, 2 हाउसेज है। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए के अंदर होता है। यूनिक एमरल का मतलब एक हाउस होता है, जिस तरह पंजाब असेंबली है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है,
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस है, ठीक हो गया। ये मैंने जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम आपको पढ़ाया था, सेनेट को अपर हाउस कहते हैं, नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं, पार्लियामेंट जो आपकी मजलिस शूरा है, ठीक है, इंग्लिश में पार्लियामेंट और उर्दू में से मजलिस शूरा कह लें आप, तो इन दोनों को मिलाने से ये बनती है। तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बाई कैमरल। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, जो उसका फर्स्ट सेक्रेटरी था इस बोर्ड का, अलीगढ़ कॉलेज की, वो कौन थे? सर सैयद अहमद अली, सर सैयद अहमद खान थे, ठीक हो गया। सर सैयद अहमद खान के ऊपर जो एमसीक्यूज बनते हैं वो हम देख लेते हैं। इनका जो कारनामा था, जो इन्होंने ये अलीगढ़ कॉलेज बनाया था, इसको बाद में एमएओ कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, इंडिया में। ये 1920 में बनी थी, ठीक है। उस वक्त 1899 में, 1898 में, 99 आई थिंक, 98 ही, हाँ, 88, 1898 में सर सैयद खान की डेथ हो गई थी। तो ये उनकी डेथ के बाद इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था। अब जो सही सर सैयद अहमद खान के जो कारनामे हैं उनको हम देख लेते हैं। इनकी जो बर्थ है 1817 में हुई, दिल्ली में ये बॉर्न हुए थे। इन्होंने जो पहली जो किताब लिखी वो थी आसारे सनादीद, जिसके अंदर इसने हिस्टोरिकल जो मैनूमेंट्स ऑफ दिल्ली थे वो डिस्कस किए थे। 1857 में हेल्प प्रोटेक्ट मैनी लाइव्स ड्यूरिंग द वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वर्क टू रेस्क्यूज रिड्यूस टेंशन, यानी कि जो मुसलमानों के और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान जो टेंशन क्रिएट हो गई थी 1857 की जो जंग हुई थी, जंग आज़ादी, उसके बाद इन्होंने काफ़ी कोशिश की। 1858 में रोट है असबाब बगावत हिंद, यानी कि असबाब बगावत हिंद जो इंडियन रिवॉल्ट था, उसको इन्होंने रीजंस उसकी एक्सप्लेन करके जो टेंशन थी उसको कम करने की कोशिश की। 1864 में इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में कायम की। 1864 में ये भी पूछा जाता है, ये गाजीपुर ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, जहाँ क्या किया जाता था कि जो साइंटिफिक नॉलेज है मॉडर्न, उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता था ताकि जो मुस्लिम्स हैं वो उसको उससे अफादा हासिल कर सकें। 1866 में स्टार्टेड अलीगढ़ इंस्टीट्यूट टू स्प्रेड ए मॉडर्न नॉलेज एंड एजुकेशनल आइडियाज। 1869 से 70 के अंदर विजिट इंग्लैंड टू स्टडी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एंड यूनिवर्सिटीज। 1817 में इन्होंने तहजीबुल अखलाक के नाम से एक जर्नल पब्लिश किया जो प्रमोट करता था सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। 1875 में फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़, ठीक हो गया। अलीगढ़ ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये एमईओ कॉलेज जिसे हम कहते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज एट। 1870 में एमईओ कॉलेज वाज फॉर्मली इनएगुरेटेड बाय लॉर्ड लॉयटन। तो लॉर्ड लॉयटन ने इसको एगुरेशन की थी 1870 में फॉर्मली, ये भी आपने याद रखना है। 1886 में एस्टैब्लिश द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट द मुस्लिम एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। 1888 में रिवाइज द टाइटल सर सैयद फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि पहले भी दिया होता है, ये रिवाइव सॉरी ये रिसीव्ड हुआ 1888 के अंदर इनको, जो जो इसका सर का टाइटल है। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। 1898 में ये डाइड 27 मार्च 1898 एंड पास बरी एट एमयू कॉलेज अलीगढ़, उधर ही इनकी क्या हुई है, तदफीन हुई है। तो ये वो मैंने डेट्स शामिल की हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं कि रस सर का टाइटल जो इनको मिला 1888 के अंदर मिला, डाइड इनके 1898 में। इनकी डेथ के बाद 1920 में जो एमएओ कॉलेज था उसका नाम क्या रख दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनकी जो सर्विसेज हैं, बहुत सर्विसेज हैं इनकी मुस्लिम्स के लिए 1857 के बाद, जब मुसलमान मुश्किल में थे। हु इज द कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। अब ये जो साइकोलॉजिस्ट के ना कुछ पार्ट्स हैं, ठीक हो गया, जिसमें साइको एनालिसिस है, बिहेवियरलिज्म है, कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, और उसके बाद इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, एनालिटिकल साइकोलॉजी है। तो इनके फाउंडर हैं, ये जो वो कौन कौन है? फादर ऑफ साइको एनालिसिस का है सिगमेंट फ्रेड है, डी ऑप्शन साइको एनालिसिस का। बिहेवियरलिज्म का जॉन बी वॉटसन है। क्लासिकल कंडीशन का आइवॉन है। ऑपरेंट कंडीशन का बी एफ स्किनर है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का अल्फ्रेड एडलर है। और एनालिटिकल साइकोलॉजी का क्या है, कार्ल जूंग है, ठीक हो गया। अब ये क्या करती हैं, किस लिए जाने जाते हैं, इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है, लर्निंग थ्रू ए बिहेवियर्स, नाम से ही जाहिर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके सामने लिखी हुई हैं, तो आपने इनके जस्ट इनके फाउंडर कौन है और इनका काम क्या है, क्योंकि अब हमने तो यहाँ पर सिर्फ साइको एनालिसिस को पढ़ा है, आपने सब बिहेवियरिज्म को, कंडीशनिंग को, और जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है सबको आपने डिस्कस करा। दिल्ली दरबार
किंग एंड क्वीन ऑफ ब्रिटिश विजिट इंडिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल एनर्ड। यानी कि अब ब्रिटिश ऑफ जो बंगाल है वो कब एनर्ड हुई थी? वो हुई थी 1911 के अंदर। ठीक हो गया, 1905 में तकसीम बंगाल हुई थी और 1911 में ही एनर्ड हो गई, यानी कि वो खत्म हो गई। तो 1911 के अंदर ना तीन बड़े अजीम कारनामे हुए थे। एक तो ये जो दिल्ली दरबार में किंग एंड क्वीन थे, जो इसमें किंग जॉर्ज फाइव था, उसने विजिट किया इंडिया को, ये भी 1911 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनोल्ड, ये भी 1911 में हुआ। ठीक हो गया। तीसरा कारनामा क्या हुआ था जी? कैपिटल शिफ्ट हुआ था कलकत्ता से दिल्ली के दरमियान। ठीक हो गया। तो ये तीन चीजें आपने यहाँ से ये याद रख लेनी है। इससे रेलिवेंट क्या है, 1905 में, ये बहुत बात बता चुका हूँ, लॉर्ड कुर्जन कुर्जन ने जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी। और 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई। 1911 में दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज फाइव विजिट ए पार्टीशन ऑफ बंगाल एनर्ड एंड कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली, यानी कि पहले कलकत्ता होता था और वो कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 के दरमियान, ठीक है, ये पहला मुसलमानों का और हिंदू एक पेज पर आ गए थे। जो मुस्लिम्स जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड थी मुस्लिम की, वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक हो गया। तो इसको फर्स्ट फॉर्मल कॉपरेशन कहते हैं, 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान। तो ये सारी चीजें उससे रेलिवेंट है। मदर ऑफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज राहेल, राचेल भी इसको कहते हैं, राहेल भी कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। अब इसका देख लेते हैं फैमिली ट्री क्या है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। हजरत अब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद हजरत इसहाक, ये पूछा जा सकता है ट्री। उसके बाद हजरत याकूब, और हजरत याकूब की वाइफ थी राहेल, जिसे राचेल अंग्रेजी में कहते हैं। तो उनसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जो बिन्यामीन है, जिन्हें बिंजामिन यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में रियल भाई थी है। यानी कि रियल भाई, इनकी मदर और जो इनके फादर थे वो सेम थे। तो ये एमसीक्यूज है। ये इनका फैमिली ट्री है, यानी कि इनके जो परदादा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम की जो शादी है वो राचेल से हुई, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, जिसे कुरान पाक में भी जिक्र आया है सूरत यूसुफ में, ये पैदा हुए। तो ये रेलिवेंट एमसीक्यूज इससे। तो इसको दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है, मदर ऑफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम राचेल, फादर ऑफ हजरत यूसुफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, surah name after him surah Yusuf, Ahsanul Qasas refer to surah Yusuf, country where the became of minister Egypt, known for the, ये किस लिए जाते हैं? ड्रीम इंटरप्रिटेशन के लिए, यानी कि जो ख्वाबों की वजाहत थी उसके लिए। उनके जो फुल ब्रदर थे वो थे बिन्यामीन, और थ्रॉन इनटू, इनको कुएं में फेंक दिया था भाइयों ने। और हु बॉट हिम, अल अजीज अल अजीज ऑफ इजिप्ट, उनके पास लाया गया। और जो ड्रीम था उसमें कहा था कि जो सात मोटी गायें हैं वो पतली गायों को उनको निगल जाती हैं। तो इनकी इस ख्वाब की इन्होंने ताबीर बताई थी। तो हमने इनका जो रियल भाई था बिन्यामीन, ये पूछा जा सकता है, इनकी मदर का नाम पूछा जा सकता है, इनके परदादा या दादा का नाम पूछा जा सकता है। तो ये जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे इस एमसीक्यू से, और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद आ जाता है हिरो हिरोहिटो वाज द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्च इन, जो हीरो हिरोहिटो वाज लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्च इन ए जापान। ये जापान के अंदर ये मोनार्च थी। और इसकी जो टेन्योर था वो था टेन्योर, ये लिखा हुआ है 25 दिसंबर 1926 से लेकर 1999 तक रहा है ये। ठीक हो गया। यानी कि 62 साल ये टेन्योर रहा है इनकी गवर्नमेंट का। पर ऑफिशियली जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, तो ये बस एक सरमोनियल रह गए थे और इनके पास कोई अख्तियारात नहीं थे। जो इनका नाम था वो था, नेम था इसका एम्परर का, हिरो हिरोहिटो, यानी कि हिरोहिटो। ये जो अम्पायर थी, ये इसका ताल्लुक जापान से है। पोस्टोमोस नेम का मतलब होता है जो डेथ के बाद उनको नाम दिया जाए। तो वो एम्परर शोभा का उसका नाम दिया गया। ठीक हो गया। यानी कि जो इनका असल नेम है वो एम्परर हिरोहिटो है। और इसका जो पोस्टोमस नेम है वो एम्परर शोवा है। और दूसरी जंग अजीम में यही इनके लीडर थे। ही वॉज द एम्परर ऑफ जापान ड्यूरिंग ए वर्ल्ड वार टू 1939 से 1945। ठीक है। फिर अगस्त के महीने में जब वो गिराए गए
एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए। उसके बाद इन्होंने सरेंडर किया। आफ्टर द जापान सरेंडर ही रिमेन द एम्परर। उसके बाद सरेंडर करने के बाद एम्परर यही रहे। पर जो 1947 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जापान का, उनके बाद ये सिंबॉलिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च रह गई। बट इनके पास कोई गवर्निंग पावर नहीं थी। तो इनका शुआ भी इनको कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। ये इनके डेथ के बाद इनको जो टाइटल दिया गया है, और उससे पहले इनका नाम ये था। और जो ये इसकी टेन्योर था वो ये था 25 दिसंबर 1926 से 89 के दरमियान। और ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरी जंग अजीम के दरमियान जो जंग जापान के जो हेड थे, जो एम्परर थे, जो मोनार्च थे उधर, वो कौन थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नेम ऑफ द करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन ऑफ पंजाब, यानी कि जेल खाना जात की जो करंट आईजी है, वो कौन थे उस वक्त। मियाँ फारूक। पर अब आपसे पूछा जाए तो मियाँ सालिक जलाल है। ठीक है, हु टुक चार्ज इन जुलाई 2026। अब ये जो प्रिजन ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट है, ये किसके अंडर काम करता है। ये होम डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आईजी प्रिजन क्या होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, लाहौर में है। और जो ये प्रिजन लॉ है, ये एक्ट 1894 के तहत काम करता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब जो जेल है ना पंजाब में, वैसे ये तादाद चेंज होती रहती है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, शामिल होती रहती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये जो फिगर्स है ना, ये चेंज हो सकते हैं। 1800, इस वक्त ना 45 जेल्स हैं, जिसके अंदर 9 सेंट्रल जेल है। डिस्ट्रिक्ट जेल है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जेल्स बनना शुरू हो गई हैं, जिस तरह खानेवाल में बनी है, टोबा टैक्सिंग में बनी है। ठीक हो गया, और भी इलाकों में बनी है। तो ये अभी और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो 27 है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल। उसके बाद जो जोवनाइल जेल्स हैं, ठीक हो गया, बोस्टन इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं ऐसे, ये बच्चों की जेल होती है जोवनाइल। ठीक हो गया। ये दो हैं बहावलपुर के अंदर और फैसलाबाद के अंदर। जो बहावलपुर वाली है वो पुरानी जेल है। वुमेन जेल पंजाब के अंदर एक वुमेन जेल है, वो मुल्तान के अंदर है। सब जेल्स हैं, 3 हैं, चकवाल, शुजाबाद और मरी के अंदर सब जेल है। हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स हैं, 2 हैं, साहिवाल और मियावाली के अंदर है। स्पेशल प्रिजन जेल सिर्फ एक ही है, वो भावल नगर के अंदर। तो ये जो स्पेशल प्रिजन जेल है भावल नगर के अंदर, ये भी आपने याद रखनी है। वुमेन्स की जेल की तरह मुल्तान के अंदर है। जो बच्चों की है वो भावलपुर और फैसलाबाद के अंदर है। ठीक है, जो सब जेल है वो चकवाल, शुजाबाद और मरी के अंदर है। हाई सिक्योरिटी जेल साहिवाल और मियावाली के अंदर है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। अच्छा, 1854 में 2 ओल्डेस्ट प्रिजन जेल हैं जो पाकिस्तान में जो मानी जाती हैं। एक सेंट्रल जेल गुजरांवाला, ये 1854 की। और डिस्ट्रिक्ट जेल जैलम को, ये ओल्डेस्ट जेल मानी जाती है। वैसे कुछ जगह मैंने इससे कॉन्ट्रोडिक्शन भी पढ़ा, यानी कि जो हिस्ट्री है उसमें कुछ आपको कॉन्ट्रडिक्शन भी मिल जाती हैं। तो जो मैंने नॉलेज जो सर्च किया है, तो वो मुझे यही नजर आई। कंप्लीट द सेंटेंस, इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी वर प्लेइंग टेनिस। यानी कि ये आप बता, यानी कि आपको अंदाजा। अब इट स्टार्टेड टू रेन, स्टार्टेड का मतलब पास्ट की बात कर रहा है। ठीक हो गया, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। और वाइल उस वक्त क्या हो रही थी, जब बारिश हुई, तो हम उस वक्त टेनिस खेल रहे थे। तो वर प्लेइंग आ जाएगा। ठीक हो गया, पास्ट कंटिन्यूस, वाइल सिंपल पास्ट है इसके अंदर। ठीक हो गया, तो ये मैंने इसके रूल भी लिख दिए हैं कि सिंपल पास्ट दिया हुआ फर्स्ट, तो जाहिर सी बात है जब सिंपल पास्ट है और वाइल आ गया, फिर उसके बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूस का ही आना बनता है। आई एम ए नॉट ए नबी, आई एम ए सॉरी, आई एम ए नबी नॉट ए लाय। मैं नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। आई एम सन ऑफ अब्दुल मुतलिब। मैं हजरत अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ। व्हेन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिलीवर्ड दीज वर्ड, ये कब उन्होंने वर्ड्स किए दिए, एट गजवा हुनैन में उन्होंने ये वर्ड्स दिए कि मैं नबी हूँ, मैं झूठा नबी या नहीं हूँ। ये उन्होंने पूछा हुआ है कि ये वर्ड्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहे। तो ये है 8 हिजरी 610 सीई लिखा हुआ है, कॉमन एयर। ठीक हो गया, इसको एडी भी लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया, अब जहाँ जहाँ आएगा आपने एनो डोमिनी को भी याद रखना है, और कॉमन ईयर्स, कॉमन ईरा को भी याद रखना है। अच्छा, ये कब हुआ था जी, आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। यानी कि जो मक्का के फतह मक्का 8 हिजरी में हुआ था। 8 हिजरी के फौरन बाद ये जो गजवा हनैन है ये हेल्ड हुआ। इसमें जो ओपोनेंट्स थे वो हवाजिन एंड ताकिफ जो ट्राइब्स थे उनसे हुए थे। एट द बिगिनिंग ऑफ बैटल सम मुस्लिम सोल्जर वर थ्रोन इनटू ए कंफ्यूजन बाय ए सरप्राइज अटैक। ठीक हो गया, ये सरप्राइज अटैक की वजह से कुछ वो कंफ्यूजन हो गई। द प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन्ड स्ट्रीट फास्ट एडवांस ऑन हिज म्यूल एंड कॉल्ड द मुस्लिम बैक एंड डिक्लेयरिंग आई एम द प्रॉफिट।
देयर इज ए नो लाइन, आई एम द सन ऑफ मतलब। ठीक हो गया। तो उस वक्त ये स्टेट है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खातमुन नबीयीन की। यू वांट टू track the progress of the stock market on a daily basis, which type of chart shows? उसके अंदर लाइन लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट इस तरह का होता है जो ट्रेंड दिखा रहा होता है ये। ठीक हो गया। ये जो पाई चार्ट होते हैं, ये गोल चार्ट होते हैं। ठीक हो गया। ये परसेंटेज के लिए होते हैं। ठीक हो गया। और जो रो चार्ट होते हैं या कॉलम होते हैं, रो चार्ट ऐसे और यूं होते हैं इस तरह, और कॉलम चार्ट ऐसे होते हैं, ये कंपैरिजन के लिए होते हैं दोनों ही। ठीक हो गया। तो लाइन चार्ट होता है स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक हो गया। अब स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। जो सबसे पुरानी दुनिया में स्टॉक मार्केट है ना, वो एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम की तरह हॉलैंड के अंदर है। ठीक है। द फर्स्ट मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है, 1602 में बनी थी। द फर्स्ट कंपनी टू इशू अ पब्लिक शेयर्स। अच्छा, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि ये जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं वो अपनी फाइनेंस जनरेट करती हैं, इधर से लोन लेती हैं दूसरे लफ्जों में लोगों से। ठीक है। जो इनके इक्विटीज को परचेज करता है। तो ये क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वीओसी ने इसको एस्टैब्लिश किया था 1602 में एम्स्टर्डम। 1792 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बनी। 1801 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज बनी। 18 सितंबर 1947 को कराची स्टॉक एक्सचेंज बनी। ये 18 सितंबर, ये आपने याद रखना है। लाहौर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1990 में बनी। 1989 के अंदर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज बनी। और फिर इनको 11 जनवरी 2016 को इन तीनों स्टॉक एक्सचेंज को मर्ज कर दिया गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया। और जब ये ग्राफ ऊपर जा रहा होता है तो इसको हम कहते हैं बुल। ठीक है। जब ऊपर जा रही हो प्राइसेस शेयर्स की तो इट्स कॉल्ड ए बुल। जब ये डाउन हो तो इसको बेयर कहते हैं। ठीक हो गया। गो डाउन बेयर, बेयरिश कहते हैं। और ऊपर जाने को बुलिश कहते हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2016 में बनी। इसका हेडक्वार्टर कराची के अंदर है। ठीक है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको रेगुलेट करता है। और ये 100 इंडेक्स है जो इसका बेंचमार्क है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने एडिशनल याद कर ली है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पेपर में जब ये आएगी तो हमें ये पता होगा। हो ची मिन सिटी इज द न्यू नेम ऑफ सेगोन। ये उसका नाम है जी। और ये वियतनाम का शहर है। और ये जो हो ची मिन सिटी जो है, जिसका पहला नाम क्या था, सेगोन, साइगोन था, ये कब रखा गया? ये 1915 में, जब वॉर एंड हुई, वियतनाम वॉर एंड हुई, जिसमें रीयूनिफिकेशन हुई नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम की। उसके बाद इसका हो ची मिन्ह इसका नाम रखा गया सिटी का, जिसका नाम पहले क्या था, साइगोन थी। तो बहुत सारे ऐसे नाम भी पूछे जाते हैं सर्वे के विषय में। जैसे श्रीलंका का पहले नाम साइलोन था। बर्मा का म्यांमार का बर्मा था। ईरान का पर्शिया था। इस्तांबुल का कॉन्स्टेंटिनोपल था। और सेंट पीटर्सबर्ग का ये पेट्रोग्राड था। ये रशिया के अंदर है। बांग्लादेश का ईस्ट पाकिस्तान था। बीजिंग का पहले नाम पीकिंग किंग था। तो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ओल्ड नेम है, जिस तरह फैसलाबाद का पहले नाम क्या था, लालपुर था। साहिलवाल का मंटगोमरी था। तो इस तरह के बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, जो सिटीज हैं, उनके नेम चेंज होते रहे हैं। तो ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। कंप्लीट द प्रोवर्ब। द प्राइस ऑफ डैश इज इटरनल वाइजिलेंस लिबर्टी। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब होता है कि कंप्लीट प्रोवर्ब, द प्राइस ऑफ लिबर्टी इज ए इटरनल विजिलेंस। फ्रीडम कैन ओनली बी प्रिजर्व्ड इफ पीपल रिमेन कॉन्स्टेंटली अलर्ट एंड वॉचफुल अगेंस्ट थ्रेट। तो इसका मतलब ये है। तो और भी बड़े प्रोवर्ब हैं, उनके मीनिंग्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ए स्टिच इन टाइम सेव नाइट्स, सोल्व प्रॉब्लम्स अर्ली, honesty is best policy, always be truthful, prevention is better than cure, stop problems before they happen, where there is a will, there is a determination leads a success, practice make perfect, improvement comes through a regular practice। तो ये बहुत सारे प्रोवर्ब्स, उनके मीनिंग्स इस वजह से आपको याद करवाए हैं कि जो आपने पहले पढ़े हुए हैं उनको भी आप रिवाइज कर लें। A bridge is a bridge in Istanbul that connect Asia and Europe is called बॉस्फोरस। यानी कि जो बॉस्फोरस हमारे पास, हमने वो पढ़ी थी, स्ट्रेट पढ़ी थी, उसी के ऊपर ये एक पुल बनाया गया है जो क्या करता है, एशिया को और यूरोप को कनेक्ट करता है। क्योंकि जो इस्तांबुल है वो आधा किधर है, आधा वो एशिया में, आधा यूरोप के अंदर है।
तो जो स्ट्रेट है, जो बॉस्फोरस है, वो ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा को आपस में मिलाती है। ये भी एमसीक्यूज है। तो इन्होंने अब क्या पूछ लिया, दूसरी तरीके से एमसीक्यूज पूछ लिया। विच सिटीज लाइज टू कॉन्टिनेंट इस्तांबुल, विच स्ट्रेट कनेक्ट सेपरेट है यूरोप एंड एशिया, बॉस्फोरस स्ट्रेट है। बॉस्फोरस ब्रिज कनेक्ट यूरोप एंड एशिया, बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट सी ब्लैक सी एंड सी ऑफ मार्मरा। बॉस्फोरस ब्रिज वाज ओपन इन 1973 में ये ओपन किया गया। यानी कि इससे जो और एलिमेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो ये है। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज, ये मैंने आपको बताया था, साउथ अफ्रीका में एंडीज। ठीक हो गया, इंडस जिसे को कहते हैं। और ये साउथ अमेरिका के अंदर है। ये 7 कंट्रीज से गुजरती है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना के अंदर। ठीक हो गया। इसके अंदर से जो मेजर रिवर है वो अमेजोन रिवर है इसका। ठीक हो गया। और जो इसकी फेमस है ये माचू पिचू, एक सिविलाइजेशन है, एक सिविलाइजेशन, उसके लिए ये फेमस है। और जो इसकी हाईएस्ट एंडेस की जो हाईएस्ट पॉइंट था वे वो था ए कोगुआ। इसका हाईएस्ट पॉइंट था ए कैनकुगुआ। की जो लेंथ है वो 6,971 मीटर है। और जो इसकी जो इसकी हाइट है, जो इसकी लेंथ है, 7,000 किलोमीटर है। ठीक है। अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो रॉकी माउंटेन है, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ये रॉकी माउंटेन भी मैंने आपको बताए थे जब नॉर्थ अमेरिका को पढ़ा था। तो माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 4,401 मीटर की बुलंदी पर है। एशिया के अंदर जो हिमालय है इसकी जो लेंथ है वो 2,400 किलोमीटर है। ठीक हो गया। और माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे बुलंद है। जो कराक्रम है पाकिस्तान में जो है, इसकी 500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और यहाँ पर जो सबसे पीकेस्ट पॉइंट है वो K2 है, 8,611 मीटर इसकी वो है। ये फुटों में भी आपने याद कर लेना, समटाइम वो फुट में पूछ लेता है, मीटर में नहीं पूछता वो। ठीक हो गया, तो ये आप कर लेंगे। 22 है, इन विच कंट्री डज द डेजर्ट सिटी इज टिम्बू टिम्बुक्टू लाई। टिम्बुक्टू लाई कहाँ पर करता है, ये माली बामाकू जो इनका है सिटी, उसके अंदर ये लाई करता है। Timbuktu is a historical desert located in the northern Mali, on the southern edge of the Sahara Desert. It was of the world's most famous centers of Islamic learning, trade and culture during a 15वीं और 16वीं सेंचुरी के दरमियान ये रहा है। सहारा की बात कर लेते हैं। ये दुनिया का थर्ड बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिन वो है, डेजर्ट है। अगर हॉट डेजर्ट की बात करें तो इसका नंबर पहला पर आता है। ठीक हो गया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये थर्ड नंबर के ऊपर आता है। पहले नंबर पर अंटार्कटिक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट इसे हम कहते हैं। अंटार्कटिका जब मैंने पढ़ाया था तो उसके अंदर है। दूसरे नंबर पर आर्कटिक डेजर्ट है, ये भी कोल्ड डेजर्ट है। जो हॉट डेजर्ट है दुनिया के अंदर, गर्म जो सहरा है दुनिया का सबसे बड़ा, वो सहारा ही है। ठीक हो गया। और सहारा के मायने भी क्या है, डेजर्ट के ही है। ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा खुश्क मौसम होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जो एनुअल रेनफॉल है वो यूजुअली लेस देन 100 mm से भी कम इसमें पानी है। और ये जो कवर करता है कंट्रीज को, 11 कंट्रीज को कवर करता है। क्योंकि ये नॉर्थ अफ्रीका में है तो नॉर्थ अफ्रीका के जो सबसे बड़ा कंट्री अल्जेरिया है, चड है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली है, मोरिटानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, त्यूनिस है। ये इनके अंदर से ये गुजरता है। द डार्कनिंग स्काई इंडिकेटेड टू ऑल ऑफ दिस द thunderstorm was imminent. D option is correct. Who run desperately in search of water between two hills called Safa and Marwa? यानी कि वो कौन सी हस्ती हैं जो जो माउंटेन बेचैनी के साथ डिस्पैरेटली उन्होंने पानी को सर्च किया। वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम थी। ठीक हो गया। तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम वाइफ ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया। यानी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये पड़दादी हो गई। एंड द मदर ऑफ हजरत इस्माइल 7 times between hill of सफा एंड मरवा सर्चिंग फॉर वाटर फॉर इन्फेंट सन। यानी कि अपने शीर खार बच्चे के लिए उन्होंने पानी को उस वक्त ढूंढा। इमरजेंस ऑफ वेल ऑफ जम जम। ठीक हो गया। और फिर वहां पर जो अब हम जमजम का पानी यूज करते हैं, जो हजाज कराम हमारे लिए लेकर आते हैं, ये उन्हीं की ये सुन्नत। ठीक हो गया। तो वो 7 टाइम उधर से लोरी थी। तो ये अब हमारा रिचुअल बन गया है, एक वहाँ का, यानी कि एक अहम रुकन बन गया हज का। इसके बगैर हम हज नहीं होता। रिचुअल इन हज एंड उमरा सही वॉकिंग बिटवीन
सफा एंड मरवा, इसको हम कहते हैं सही, यानी कि जो एक्ट है उसका क्या नाम रखा हुआ है, सही एक्ट नाम है इसका। सफा एंड मरवा आर लोकेटेड इन मस्जिद अल अरहम, मक्का के अंदर है ये। सही बिगन्स पॉइंट है जिसे सफा कहते हैं, सही एंड्स जो पॉइंट है उसको मरवा कहते हैं। 7 टाइम आपने 7 दफा आपने इसका चक्कर लगाना होता है। और ये हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। विच सूरा मेंशन सफा एंड मरवा, सूरा अल बकरा के अंदर इसका जिक्र आया है। विच वर्सेस मेंशन सफा एंड मरवा, ये वर्सेस है दूसरा सिपारा 158, ये आयात है। विच वेल एसोसिएटेड विद, विच विद सई, जमजम वेल से एसोसिएट है। द डिस्टेंस बिटवीन सफा एंड मरवा के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 450 मीटर है, वन वे, एक साइड पर। अगर आप इसके साथ चक्कर लगाएं तो यह आपका तकरीबन 3.15 किलोमीटर बन जाता है। सही इज परफॉर्म आफ्टर ए तवाफ ऑफ काबा, यानी कि जब आप तवाफ ऑफ काबा कर लेते हैं उसके बाद आपने ये परफॉर्म करना होता है। सही, द वर्ड सही मीन स्ट्राइविंग और मेकिंग एन एफर्ट, यानी कि किसी काम के लिए आप एफर्ट जो कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, सही कहते हैं। तो ये जो पॉसिबल एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। सिस्मोग्राफ इज यूज टू रिकॉर्ड इंटेंसिटी एंड सोर्स ऑफ अर्क, कोई बहुत दफा पूछा जा चुका है। और इंस्ट्रूमेंट क्या है, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक के लिए होता है, बैरोमीटर होता है एटॉमिक प्रेशर के लिए होता है, थर्मामीटर होता है टेम्परेचर के लिए होता है, एनेमोमीटर जो होता है वो वाइंड स्पीड के लिए होता है, हाइग्रोमीटर होता है ह्यूमिडिटी के लिए होता है, सफीग मोमेनोमीटर्स होता है ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये आपने याद रखेगा, सफीग मैनोमीटर्स, सफीग में मैनोमीटर्स किसके लिए होता है, ब्लड प्रेशर के लिए। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ किसके लिए होता है, हार्ट के लिए होता है। स्टेथोस्कोप जो होती है हार्ट एंड लंग साउंड के लिए होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर द पॉइंट इन साइड द अर्थ एंड अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड ए फोकस हाइपोसेंटर, यानी कि वो पॉइंट है अर्थ के दरमियान जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर, यानी कि जो ऊपर वाला पॉइंट है, वो पहले इन साइड की बात हुई है ऊपर वाले में, ठीक हो गया। विच वेव अराइव फर्स्ट ड्यूरिंग ए अर्थक्वेक, जो पहली वेव आती है उसको पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स कहते हैं। विच वेव आर फास्टेस्ट सिस्मिक वेव, प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो फास्टेस्ट होती हैं। विच सिस्मिक वेव्स ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स, सेकेंडरी वेव उन्हीं को कहते हैं। विच सिस्मिक वेव्स कॉज द मोस्ट डिस्ट्रक्शन, सरफेस वेव्स। लोब एंड रेलिश, जो रेलिक वेव्स होती हैं वो डिस्ट्रक्शन का वो करती हैं। अदर इंस्ट्रूमेंट क्या है जो पूछे जा सकते हैं पेपर में, वो मैंने आपको ये बता दिए हैं, जो कि पेपर में और भी इंस्ट्रूमेंट पूछे जा सकते हैं। When did कायदे आजम बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1924 के अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को परमानेंट इसका मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो 1906 में ये कायम हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फाउंडेड एट ढाका, ढाका में जो बांग्लादेश का कैपिटल है। 1913 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। और 1924 के अंदर जिन्ना बिकेम द प्रेसिडेंट। 1930 से 34 तक जो कायद अज़म है उन्होंने लंदन के अंदर स्टे किया। और 1934 में वो इंडिया वापस आ गए और रीऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग को उन्होंने दोबारा ऑर्गेनाइज किया 1934 के अंदर। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की ये 30 दिसंबर 1906 को हुई। ठीक है, जो प्लेस था वो ढाका था, शाहबाग जगह का नाम था। फाउंडर इसके थे नवाब सर ख्वाजा समीउल्लाह खान, इसके वो थे फाउंडर और इनिशिएटर्स थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थ्री, जिनको हम कहते हैं। फर्स्ट ऑनरेरी सेक्रेटरी थे इसके नवाब बिल्कुल मुल्क थे। 1896 में रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर स्टडिंग ऑफ लॉ, जो कायदे आज़म है 1896 में इंग्लैंड से वापस आए थे लॉ की अपनी स्टडी कंप्लीट कर कर। 1904 में बिगेन अटेंडिंग द सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस, 1904 में उन्होंने जो है कांग्रेस के वो सेशन लेना स्टार्ट किए थे। 1906 में अटेंड द कांग्रेस सेशन एट ए कोलकाता एज ए सेक्रेटरी टू ए दादा भाई नूरोजी। और 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। 1913 से 1920 तक उनके पास ड्यूअल मेंबरशिप थी, वो कांग्रेस के भी मेंबर थे और वो मुस्लिम लीग इंडिया के भी थे। 1920 में उन्होंने
जो कांग्रेस थी वो छोड़ दी थी, इंडियन लेफ्ट द इंडिया नेशनल कांग्रेस बिकॉज ही अपोज महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। उससे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट थी उससे उन्होंने डिसएग्री किया था, और 1920 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी थी। तो 1913 से 1920 के दरमियान वो दोनों पार्टीज के मेंबर रहे। इन एमएस वर्ड 2007 विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए कमेंट? आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, कमेंट्स के लिए होता है। शॉर्ट की फॉर फाइंड एफ, रिप्लेस के लिए एच होता है, सेविंग के लिए एस, प्रिंट के लिए पी, ठीक है, कॉपी के लिए सी, कट के लिए एक्स, पेस्ट के लिए वी, अनडू के लिए जेड, रीडू के लिए वाई, बोल्ड के लिए बी, एटलेटिक एटैलिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए यू, और न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए एन। तो ये बहुत सारे ये मैंने दी हुई हैं यहाँ, या आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिए। ताजमहल आगरा स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, या जमुना उसके किनारे पर है ये। अब जो लेंथ है इसकी दरिया की, दरिया जमुना की 1376 किलोमीटर है। ठीक हो गया। इसका जो सोर्स है यमुनो यामुनो यामुनोत्री ग्लेशियर से ये स्टार्ट होता है, उत्तरकाशी से, यानी कि उत्तराखंड जो इनकी स्टेट है वहां से इसका ओरिजिन है। इसका जो माउथ है, जो कन्फ्लुएंस है, ज्वाइन द गंगा, गंगा को ये ज्वाइन करता है एट ए प्रयागराज, जिसका पहला नाम आलाबाद था, उत्तर प्रदेश के अंदर। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय डिस्चार्ज, और जो गंगा का ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूटरी है जो इसके अंदर मिलता है ये, और लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा है। द यमुना ज्वाइंस गंगा एट ए प्रयागराज, इलाहाबाद के ऊपर जाकर इसको ये ज्वाइन करता है। विच मेजर इंडियन सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, यमुना के करीब कौन सी शहर है जो इंडिया का है? वो दिल्ली शहर है। अब ताजमहल की बार बार बात हुई है, तो ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ताजमहल वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां। ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुमताज महल का जो असल नाम था वो अर्जुमंद बानो बेगम था। ये आपने याद कर लेना, उनका असल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम उनका नाम था। करेक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल 1632 में स्टार्ट हुई, 1653 के अंदर ये कंप्लीट हुई, 22 साल इसको बनाने में लगे। उस्ताद मोहम्मद लोहरी इसके आर्किटेक्ट थे। और मेन बिल्डिंग जो मटेरियल था वो वाइट मार्बल था, जो कि राजस्थान से लाया गया। 1983 में इसको यूनेस्को का दर्जा में शामिल कर लिया गया। 2007 में ये वंडर ऑफ वर्ल्ड के अंदर शामिल हो गया। और ताजमहल इज ए मौजोलियम, यानी कि मौजोलियम का मतलब होता है टॉम है ये असल में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसी की कब्र बनी हुई है अंदर, वो शाहजहां और उसकी बेगम के। द टॉम इनसाइड द ताजमहल बिलोंग टू शाहजहां एंड मुमताज। ठीक हो गया। तो ये इसकी और भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इन कंप्यूटिंग व्हाट डज एफडीडी, एफडी होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। जब ये फ्लैश वगैरह नहीं थी तो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ना फ्लॉपी ही यूज होती थी। ठीक है, इसका फुल फुल नेम है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। इसकी टाइप क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है, जिस तरह की आज के दौर में यूएसबी वगैरह है। इसका पर्पस क्या था? रीड एंड राइट डाटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क। और स्टोरेज मीडिया थी ये। स्टेटस ऑब्सोलीट, रिप्लेस बाय यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सीडीज। और जब ये चीज़ें आई तो ये सारी ये ऑब्सोलेट हो गई है। और व्हेन वाज फ्लॉपी वाज इंट्रोड्यूस, 1971 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। अब इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन है, एफ डी डी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव है, एस एस डी सॉलिड स्टेट ड्राइव है, सी डी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी का मतलब डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है, यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस है, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है, सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और जीपी का मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये नाम भी इसके साथ आपने, क्योंकि फ्लॉपी याद किया तो फ्लॉपी किस लिए होती थी? ये डाटा को सेकेंडरी ये मेमोरी डिस्क थी। और अब ये यूएसबी से रिप्लेस हो चुकी है, अब इसका कोई काम नहीं है। ये ब्लू कलर पिंक कलर की होती थी, और अब ये नहीं है इतनी यूज कर। विच हाई कोर्ट वाज विच हाई कोर्ट वाज फर्स्ट हैव फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस? बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट है उसमें सबसे पहले फीमेल जो जस्टिस थी हमारी वो वहां पर आई। पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल जस्टिस वाज ऑफ हाई कोर्ट
जस्टिस ताहिरा सफदर था इनका नाम। शी सर्व एज ए चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट 2018 में। फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट मुसर्रत हिलाली 2023 के अंदर। फर्स्ट फीमेल जज लाहौर हाई कोर्ट माजिदा रिजवी 1994। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आयशा मलिक। करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम। और एज्यूम ऑफिस 11 जुलाई 2024 को इन्होंने एज्यूम किया। हिस्टोरिक अचीवमेंट, फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट यानी कि जो पंजाब की हाई कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की। लाहौर हाई कोर्ट है, 5 हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट बलूचिस्तान, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सबसे बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई, ये 2010 के अंदर बनाई गई। अच्छा, जो पंजाब हाई कोर्ट्स हैं इसके बेंच भी हैं। ठीक हो गया। इसके जो बेंचेस हैं, रावलपिंडी बेंच है, मुल्तान बेंच है, बहावलपुर बेंच है। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट ये एस्टेब्लिश हुई थी 1882 के अंदर, और जो इसकी प्रिंसिपल सीट है वो लाहौर है। इसके जो बेंचेस हैं वो 3 बेंचेस हैं इसके। टोटल जो लोकेशन है इसकी वो 4 है। 1 प्रिंसिपल बेंच है लाहौर के अंदर, और 3 इसके बेंचेस हैं रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर। यानी कि 4 जगह पर ये फंक्शनल है लाहौर हाई कोर्ट। GFA is an international conference focus on central question concerning the future of एग्री फूड इंडस्ट्री को ये वो करती है। इसका फुल नेम क्या है? ग्लोबल फोरम ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। और ये हर साल इसका जो एनुअली मीटिंग होती है वो वेन्यू इसका होता है बर्लिन, जनवरी के जर्मनी के अंदर इसको वो होता है। द हॉर्स मैन पुल द रेन्स। रेन्स कहते हैं लगाम को, ठीक है, घोड़े की जो लगाम होती है। स्ट्रिप्स लगे होते हैं, उसके आगे वो लोहे का होता है जो उनके मुंह के अंदर होता है, घोड़ों के अंदर। तो ये रेंज इसका जो है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक, द केक वाज शेयर्ड बिटवीन अमजद एंड शकील। जब दो हो तो बिटवीन आता है, दो से ज्यादा हो तो उनके दरमियान अमंग आता है। इस तरह के ये एग्जांपल मैंने साइड पर शेयर की हुई है। इन विच बैटल ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय द ड्यूक वेलिंगटन फाइनली डिफीट द फ्रेंच फोर्सेस लेड बाय द नेपोलियन बोनापार्ट। तो बैटल ऑफ वाटरलू थी। इसमें जो फर्स्ट ड्यूक थे वेलिंगटन थे, उन्होंने इनको शिकस्त दी थी नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में। उसके बाद ये एग्जाइल में चले गए। ठीक हो गया बोनापार्ट, फिर वहां पर इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इसमें जो प्रूशिया था वो जर्मनी की, जर्मनी जहाँ पर है यहाँ पर एक ये एक सेंट्रल यूरोप के अंदर एक किंगडम थी। इन इसमें इसकी जो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन था, आर्थर वेल्सले इसका नाम था, फर्स्ट ड्यूक था। उसने इनकी मदद की थी, जिसकी वजह से जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसको वाटरलू की जो वॉर थी 1815 के अंदर जो हुई, उसके अंदर इसको शिकस्त हुई थी। तो बैटल क्या है? बैटल ऑफ वाटरलू 8 जून 1815 को हुई। लोकेशन क्या है? नियर है वाटरलू, जो आजकल बेल्जियम है, वहां पर इसकी लोकेशन है वाटरलू की। और ब्रिटिश कमांडर थे इसमें आर्थर वेल्स वेल्सले, जो फर्स्ट ड्यूक थे। जो ड्यूक होता है वो हाई रैंकिंग होता है, नोबल टाइटल इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज। एक ये टाइटल है जो नोबल्स के लिए यूज होता है, बट इट यूजली बिलो, ये उससे जो वहाँ का किंग है या क्वीन है, प्रिंस है, उससे ये नीचे होता है। पर ये नोबिलिटी इसके अंदर आता है ड्यूक का टाइटल। फ्रेंच कमांडर थे नेपोलियन बोनापार्ट, और जो इसके अलाइड थे वो जो प्रूशियन आर्मी थी। ठीक है, जो कि जिसका ताल्लुक कहाँ से था? जो आज करंट जर्मनी है, बर्लिन है जिसका कैपिटल, वहां से इनका ताल्लुक था। रिजल्ट क्या होता है? डिसीव डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एट द नेपोलियनिक वॉर्स। जो नेपोलियनिक वॉर है उसका एंड हो गया। आफ्टर उसमें क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट एब्डिक्टेड एंड वाज एक्साइल्ड। वो खुद ही उसमें चले गए, जिला वतनी के अंदर चले गए, और तर्क कर दिया सब कुछ, टू द आइलैंड ऑफ सेंट हेलिना। सेंट हेलिना ये आइलैंड है, उधर चले गए थे, और वहां पर ही 1821 के अंदर इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ये सारी नेपोलियन बोनापार्ट से कंसर्न, डेथ भी पता चल गई हमें। वाटरलू कहाँ पर है? प्रेजेंट डे बेल्जियम के अंदर है। और जो ड्यूक है इसका मतलब क्या होता है? वाटरलू की वॉर कब लड़ी गई? 1815 के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें इस MCQ से पता चल गई हैं। फिल इन द ब्लैंक, दे विल बी बैक डे द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पर द एंड ऑफ द डे इज करेक्ट वन है इसका।
बशारुल असद इज द प्रेसिडेंट ऑफ, ये बशारुल असद सीरिया के प्रेसिडेंट थे, शाम के, ठीक हो गया, जिनका 2024 के अंदर ये रशिया चले गए थे। जो इनका वहाँ पर जो थे अहमद अल शारा, वो उसकी इनकी गवर्नमेंट आ गई, और ये अब वहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अल शारा। 14 साल इन्होंने गवर्नमेंट की, इससे पहले इनके फादर की गवर्नमेंट थी। तो कंट्री कौन सा, सीरिया है, कैपिटल इसका दिमाश्क है, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी अरबिक है। कॉन्टिनेंट क्या है, ये मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया के अंदर आता है। बॉर्डर इसका टर्किया, इराक, जॉर्डन, इसराइल और लेबनान से मिलते हैं। और जो कोस्ट लाइन है वो मेडिटेरियन सी है। और फार्मर प्रेसिडेंट थे बिशारुल असद थे इसके, 2000 से लेकर 2024 तक। जो करंट प्रेसिडेंट है वो अहमद अल शारा है। जो सीरिया है, गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस 1946 में, ये फ्रांस की कॉलोनी रही, उसके बाद इन्होंने आज़ादी हासिल की। सीरियन सिविल वार बिगन 2011 में, वहाँ पर सिविल वार शुरू हुई। असद फैमिली रूल्ड सीरिया, 50 साल इन्होंने तकरीबन हिम्मत हुकूमत की। 24 साल बशारुल असद में, 26 साल इसके फादर ने। बशार अल असद सक्सीड हिज फादर हाफिज अल असद, ठीक हो गया, हाफिज अल असद इसके अब्बू का नाम था। 2000 में इन्होंने उनको सक्सीड किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर by the armed forces has been laid down in the constitution। आर्टिकल 245 के तहत इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो बुनियाद, वो जो जो है एक्टिंग इन द एड ऑफ सिविल पावर, यानी कि वो मदद तलब कर सकती है आर्म फोर्सेस से, किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत, 245 के तहत। द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस बाय अयूब खान। बेसिक डेमोक्रेसी को बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े डिटेल के साथ हमने पढ़ा था जब 1962 का आइन हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या हुआ था, जो बेसिक डेमोक्रेसी इलेक्शन के तहत इलेक्शन करवाए गए, इसमें जो दो लोग कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा था, वो उसमें अयूब खान और फातिमा जिन्ना थे। फातिमा जिन्ना रनर अप थी और अयूब खान जीत गए थे। अयूब खान को 49,951 वोट मिले थे, यानी कि 80,000 टोटल वोट थे। और 28,691 फातिमा जिन्ना को पड़े थे वोट। और जो मार्जिन था वो 21,260 का था। और जो अयूब खान की पार्टी थी वो कौंसिल मुस्लिम लीग थी। और बेसिक ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम था बेसिक डेमोक्रेट सिस्टम था। अपोजिशन की जो कैंडिडेट थी वो फातिमा जिन्ना थी, इसमें बहुत सारी पार्टीज थी। और ये इसकी कंट्रोवर्सी क्या बनी, सिलेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ये किसने करवाया था इंट्रोड्यूस, 1959 के अंदर। जो ये बेसिक डेमोक्रेट सिस्टम है, अयूब खान ने। 80,000 इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंट हुए थे काउंसलर, जिन्होंने अयूब खान को इलेक्ट किया था इनडायरेक्ट मेथड से, यानी कि ये इलेक्शन हुआ था। ठीक है, और इसके बाद 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और बाद में इसके ऊपर क्रिटिसिज्म। शी वॉज अलाइव एट द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ करबला, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी वाइफ्स थी जो करबला का जो ट्रेजिक एक वाक़या हुआ, उस पर जो सानिया ही करबला है, जिसमें अहले बैत को बेदर्दी के साथ उनकी तौहीन की गई और उनको शहीद कर दिया गया। तो उस वक्त हज़रत उम्मे सलमा हयात थी, हज़रत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाइफ थी। तो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ्स हैं, उनको उम्मुल हातुल मोमिनीन का हम दर्जा देते हैं, यानी कि मदर ऑफ बिलीवर्स हैं ये। और कुरानिक रेफरेंस है सूरह अल अहज़ाब के अंदर ये कहा गया है। नंबर ऑफ जो वाइफ थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 थी। नंबर ऑफ अलाइव एट द प्रॉफिट डेथ, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 हिजरी 632 ईस्वी में, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेथ है वो 11 हिजरी में हुई थी और 632 ईस्वी था। तो उस वक्त 9 जो वाइफ्स थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उस वक्त अलाइव थी। जो फर्स्ट वाइफ थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो खतीजा बिनते खालिद थी। और जो लास्ट वाइफ हैं वो मैमूना बिनते अल हारिया थी। बैटल ऑफ करबला हुई थी 10 मुहर्रम 661 हिजरी, यानी कि जो हिजरत करने के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 61 साल बाद ये हुई हैं। और उस वक्त जो डेट थी 10 अक्टूबर 680 कॉमन ईरा, ठीक हो गया। एडी भी लिख सकते हैं, अगर एडी लिख दें वो भी ठीक है, कॉमन ईरा लिख दें वो भी ठीक है। और प्रेजेंट कंट्री क्या थी, इराक था करबला। रिवर नेयर क्या है, यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स या फरात भी इसको कहते हैं, वो था। उमैया कैलिफ था उस वक्त,
उनकी खिलाफत चल रही थी, या उसको आप डेंसिटी कह लें। यजीद वन उस वक्त हुक्मरान था, गवर्नर ऑफ कूफा था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था। कमांडर ऑफ यजीद आर्मी उस वक्त उमर इब्ने साद था। और जो आर्मी कमांडर जिसने ब्लॉक किया वे इनिशियली अल हुर इब्ने यजीद अल तमीमी था। तो ये जो बैटल हुई थी 61 हिजरी में, और जो ईस्वी थी वो 600 ईस्वी थी। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और बाकी हमने इसको देख लिया। हु यूज द हु यूज टू बी द नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। 1906 में ये टाइटल दिया लखनऊ पैक्ट के बाद। और इस कायदे आजम को ये एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया गया था। ये एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी मोहम्मद अली जिन्ना और सरोजिनी नेडो थी। ये खातून थी। ये 1925 में फर्स्ट इंडियन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी। इसका फुल नेम था सरोजिनी नायडू। और ये बोर्न हुई थी 13 फरवरी 1879 हैदराबाद ब्रिटिश के अंदर। और इनकी जो डेथ है 1949 में लखनऊ में हुई। ठीक हो गया। और इन्होंने कहा कि ये एसोसिएट इवेंट्स था जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, उससे से एसोसिएट किया गया इसे। और उसके बाद जो कायदे आज़म थे उन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर का करार दिया गया। तो एनी बेसेंट जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1917 को ये बोर्न हुई थी। आयरिश आयरिश के अंदर, ये आयरलैंड के अंदर ये बोर्न हुई थी। पर ये जो थी जो सरोजिनी नायडू थी, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कम्प्लीटली इंडियन थी। अगर वुमेन्स का पूछा जाए तो एनी जो बीसेंट है उसका नाम आएगा। और इंडियंस का अगर नाम पूछा जाए तो ये जो सरोजिनी नायडू थी, ये फर्स्ट वुमेन थी जो इंडियन थी। और 1925 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। विच साहबी वाज द फर्स्ट हाफिज कुरान। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा। और अब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा खुलफाए राशिदीन के अंदर आते हैं। तो इनका रूल्स कब शुरू हुआ? 632 ईस्वी में, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। तो 632 से लेकर 661 तक जो चार हमारे खुलफाए राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा, इनका टेन्योर था। और ये हिजरी बनती है 11 हिजरी से 40 हिजरी, यानी कि तकरीबन ये 30 साल बनते हैं। इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबाउट 29 ईयर्स एंड 77 मंथ, कॉमनली राउंड 330 ईयर्स, यानी कि अगर आपसे एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो 29 साल 7 महीने बनते हैं जब खिलाफत रही। ठीक हो गया। उसके बाद खिलाफत नहीं थी, जो वो उमैया डायनेस्टी आ गई, जिसमें एक ही कबीले के लोग, एक ही नस्ल के लोगों ने हुकूमत की। और जो ये थे हमारे फर्स्ट फोर खुलफा, इनको हम खुलफा राशिदीन कह सकते हैं, इसे खिलाफत कह सकते हैं। क्योंकि ये मजलिस से जो शूरा थी, ये मुशावरत थी आवाम की, जो सालेहीन लोग थे उनकी मुशावरत से ये इलेक्ट होते थे। तो हजरत अबू बकर सदीक, ये जो एग्जैक्ट टेन्योर है 8 जून 632 से 23 अगस्त 634 तक है। और ये अगर हिजरी में 11 से 13 हिजरी है, 2 ईयर्स 2 मंथ और 15 डेज ये बनते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब के 10 साल 2 मंथ 14 डेज बनते हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के 11 ईयर्स 7 मंथ 11 डेज बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टेन्योर है वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का है। और हजरत अली इब्ने तालिब का है 4 ईयर्स और 7 मंथ और 11 डेज। जो सबसे कम है वो हजरत अबू बकर सदीक का है। और जो सबसे ज्यादा है वो हजरत उस्मान रज़ी तआला अन्हु का है। तो 10 साल हजरत उमर की थी खिलाफत, और 4 साल हजरत अली की थी। अच्छा, अब ये जो पहले तीन खलीफा हैं हमारे, इनके दौर में जो कैपिटल है वो मदीना रहा। ठीक हो गया। और हजरत अली ने अपना कैपिटल कूफा को बनाया था। ठीक हो गया। तो ये भी एमसीक्यूज है कि 632 से 656 तक कैपिटल मदीना रहा, और 656 से 661 तक कूफा रहा। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? ये गोइटर्स की बीमारी लग जाती है। ठीक हो गया। ये बहुत दफा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि अगर आपकी जिस्म में ये मिनरल कम हो जाए तो आपको ये प्रॉब्लम फेयर करना पड़े।
Goiter is caused by deficiency of iodine. Scurvy is caused by deficiency of vitamin C. सी और जो बी और सी है ये वाटर soluble हैं, और बाकी फैट solubles हैं, ये मैंने आपको बताया था. रिकेट्स is caused by deficiency of vitamin D. Beriberi is caused by the deficiency of vitamin B1, thiamines. और Pellagra is caused by deficiency of vitamin B3. Night blindness is caused by the deficiency of vitamin A. ठीक हो गया. और जो थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड विच मिनरल टू प्रोड्यूस हार्मोन आयोडीन. ठीक है, ये जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनको आयोडीन चाहिए होता है. आयोडीन मिनरल चाहिए होता है हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए. अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो फिर ये ग्विटर्स की बीमारी हो जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस मीथेन. बहुत दफा डिस्कस हो चुका है. CH4 इसका फार्मूला है. ठीक है, नेचुरल गैस मीथेन है. एलपीजी को प्रोपेन एंड बोटेन, इन दोनों के मिलाकर एलपीजी बनती है. बायोगैस क्या होती है? मेनली मीथेन होती है बायोगैस. 50 से 70% कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. और क्वेश्चंस जो आते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस मीथेन. मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी है प्रोपेन एंड बोटेन, C3H8 और C4H10. और क्लीनेस्ट फ्यूजल ऑयल नेचुरल गैस है. फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज इज मेथेन है. गैस एडिड फॉर लीक डिटेक्शन, मरकैप्टेन. तो यानी कि जब गैस लीकेज को हमने वो करना हो, डिडक्ट करना हो, देखना हो, तो हम कौन सी गैस यूज करते हैं? मरकैप्टेन यूज करते हैं. LNG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस. CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. Which theory lays down that all matter is composed of a discrete units? It's called atomic theory. ठीक हो गया. यानी कि जितने भी एलिमेंट्स बने हैं, ठीक है, ये आइटम्स को मिलाकर बने हुए हैं. ठीक है, उन अज्जा के ऊपर ये मुश्तमिल है. इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक थ्योरी. द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक क्या है? जॉन डाल्टन है. ईयर ऑफ एटॉमिक थ्योरी 1803 में पेश की गई. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. Smallest particle that retains the chemical property of elements is called atom. Smallest subatom particle is quark, जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, मुश्तमिल होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर. एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय J. थॉमस 1897 में. न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय द अर्नेस्ट रुदरफोर्ड 1911 में. प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय द अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, ये हो चुका है ऊपर. न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक 1932 में. बोहर मॉडल प्रपोज बाय द नेल बोहर 1913 में. हु प्रपोज द प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम, ये भी बात ऊपर हो चुकी है. तो द SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट. और ये इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. द वर्ड सोनामी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज. सोनामी है ये जापानीज लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है टूसू का मतलब हार्बर. हार्बर मैंने आपको बताया था वो जगह होती है जहाँ पर जहाज लंगर अंदाज होते हैं, यानी बंदरगाह. ठीक हो गया. तो क्योंकि ये समुद्री टर्म है सोनामी, तो इस वजह से ये हार्बर्स का वर्ड यूज हुआ. नामी का मतलब क्या हो गया? वेव हो गया. तो ओरिजिनल वर्ड क्या है? तो सुनामी जापानीज वर्ड है. ये मीनिंग ऑफ सुनामी हार्बर वेव्स है. मीनिंग ऑफ कॉज सुनामी, अंडर सी अर्थक्वेक आते हैं, जलजले आते हैं. मोस्ट कॉमन वजह उसकी वजह से सुनामी आता है. अलग क्या है? वॉल्केनिक इरप्शंस होती है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होती है, और मेटेओराइट्स इम्पैक्ट्स की वजह से भी ये आ सकती है. सुनामी ट्रेवल स्पीड, जो सुनामी की जो स्पीड है ना, वो है तकरीबन 800 किलोमीटर पर आवर है. लार्जेस्ट ओशन वेयर, जहाँ पर ये ज़्यादा होता है तो पैसिफिक ओशन के अंदर होता है. ठीक है, जिसे हम इसकी वजह से इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं. ठीक है, इसमें जापान, ये जो कोस्ट लाइन है आपकी अमेरिका की, बर्ता इसकी क्या कहते हैं, कनाडा है, उसके अलावा जापान है, फिलिपाइन है, ठीक है, इंडोनेशिया है. ये वाला जो रीजन है ना पैसिफिक का, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ही जल्जले आने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं. सुनामी बियरिंग सिस्टम इज मोस्ट डेवलप्ड इन ए पैसिफिक. डेडलिस्ट सुनामी इज रिसेंट हिस्ट्री. इंडियन ओशन के अंदर ये आया था 26 दिसंबर 2004 को. और जो इसका मैग्नीट्यूड था 9.1 से 9.3 अंडर सी अर्थक्वेक ऑफ था द कोस्ट ऑफ समराता, इंडोनेशिया. इंडोनेशिया के करीब ये हुआ था. कंप्लीट द सीरीज. अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन.
वन वन का स्केयर, ये है थ्री का स्केयर, ये फाइव का स्केयर है, ये सेवन का स्केयर है, तो आगे किसका आएगा, नाइन। ठीक है, और आगे ये 11 का स्केयर है, यानी कि जो ऑड नंबर है। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ये यहाँ पर भी साइड पर भी है मैंने किया हुआ। इन विच कंट्री डिड द कैटास कैटास्ट्रोफिक चेरनोबिल्स न्यूक्लियर प्लांट चेरनोबिल्स न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर टेक प्लेस, यानी कि जो बिजली घर है, एटॉमिक बिजली घर, यहाँ पर एक ये बहुत ही खतरनाक एक मसला हुआ था यहाँ पर। अ, तो ये कहाँ पर है, ये यूक्रेन के अंदर है। जिसका जो कैपिटल है वो किवीव है, और किफिफ भी इसे हम उर्दू में कहते हैं। उस वक्त ये सोवियत यूनियन का पार्ट था। ठीक हो गया, क्योंकि ये हुआ था 26 अप्रैल 1986 के अंदर। ठीक है। चेयर नोबेल्स न्यूक्लियर प्लांट था, और कंट्री था, आज के दौर में यूके है, उस वक्त ये सोवियत यूनियन का पार्ट था। और ये पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो इसके अंदर 4 रिएक्टर इन्वॉल्व थे। और नियरेस्ट अबेंडन्ड सिटी जो था इसका पेरिप्लियाट था, यानी कि जहाँ पर ये प्लाट है। और जो इससे 130 किलोमीटर के ऊपर जो एक आजकल कैपिटल है, मेजर सिटी है इसका यूक्रेन का, किवीव, वो था। और कॉज ऑफ एक्सप्लोशन ड्यूरिंग ए लेट नाइट सेफ्टी टेस्ट ड्यू टू रिएक्टर डिजाइन लॉज एंड ऑपरेटर एरर, इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम हुआ था। ऑर्गेनिज्म इनकोड देयर जेन्स इन लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज ए डीएनए। डीएनए स्टोर्ड फॉर डिऑक्सी रिबोनुक्लिक एसिड्स, इसका एब्रीवेशन है। और आरएनए का है रिबोनो न्यूक्लिक एसिड्स, इसका एब्रीवेशन है। डीएनए स्ट्रक्चर को जो डिस्कवर किया था जेम बॉस्टन ने, और जो फ्रांसिस क्रिक ने 1953 के अंदर किया था। डीएनए हैज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, कहते हैं जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनते हैं क्रोमोसोम। ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम, 23 का पेयर होता है। बॉडी इज ए सोमेटिक सेल्स एंड 46 क्रोमोसोम। और ये इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दी गई। टोटल मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, मैंने कॉमनवेल्थ का आपको बताया था कि ये पहले 1931 में बनाई गई, और जिसकी मॉडर्न शेप है वो 1949 में लंदन डिक्लेरेशन में बनी। जो इसका हेड क्वार्टर है मालब्रो हाउस लंदन के अंदर है। और जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो शिरले हैं। और इस वक्त इसके जो कंट्री हैं वो 56 हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो कंट्री शामिल नहीं है जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं, बल्कि बहुत सारे वो कंट्रीज भी इसके अंदर कॉमनवेल्थ के अंदर शामिल हैं जो कि ब्रिटिश के कभी कॉलोनी नहीं रही। ठीक है, इसको जो हेड करते हैं वो किंग चार्ल्स थ्री करते हैं। लार्जेस्ट मेंबर ऑफ पॉपुलेशन जिसका वो इंडिया है, पाकिस्तान को ने 1947 में ज्वाइन किया था। इस 1972 में इसको विड्रॉ कर दिया, और रीज्वाइन किया 1989 के अंदर। पाकिस्तान वाज सस्पेंड 1999 से 2004 में सस्पेंड रहा है, और 2007 और 2008 में भी। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी वो इंग्लिश है। विंडो एक्सप्लोर इज यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में ये यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी। तो आज ये मैंने 50 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए थे। ये असल में 50 नहीं थे, ये 1000 एमसीक्यूज है। हर एमसीक्यूज के मैंने आगे पाँच पाँच छः छः एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। अगर ये आप लेक्चर मेरे अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, और जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है उसको आप मैच करते हैं, तो ये वो बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो हम वहाँ पढ़ चुके हैं। तो ये ही तरीका होता है प्रीवियस पेपर को कवर करने का, कि आपने सिर्फ और सिर्फ वही एमसीक्यूज नहीं पढ़ना, बल्कि वो सारी चीज़ें भी पढ़नी है आपने जो उससे रेलेवेंट है। तो नेक्स्ट जिसका सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।